हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है ना, सिलेबस वाइज हमने यूनिट डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। तो वहाँ पे अब हमारे पास जो एस्टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि सिलेबस है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता। जो सिलेबस पहले था सेम एज इट इज जो सिलेबस है वही आपका आया है। तो आपने सिलेबस में देख लेना, चाहे जाके जो जो यूनिट मैंने लिखवाई है ना, सेम वही सिलेबस में आया है। तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो अब जो बच्चे पहले से ही चीजों को सीरियस लेके चल रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें तो नोटिफिकेशन के बाद ही पढ़ना होता है। तो वो भी अगर अब अपने अपने एस्टेट के लिए जो आप अगर 6 to 7 आवर्स दे सकते हो ना, तो अब भी पॉसिबिलिटी है कि आपका एस्टेट है वो हो जाए। अब तो आपने सीरियस हो जाना है, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। और अगर आपका एस्टेट हो गया ना तो आप ये लाइफ टाइम वैलिड होगा। तो फिर आपकी समस्या है वो लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। अभी आपने क्या देना है कि क्वालिफाई तो एटलीस्ट आपका होना ही होना चाहिए। और जब आप अपनी प्रिपरेशन को 130 प्लस मार्क्स की रखोगे तब जाके आपके 90 प्लस आएंगे। क्योंकि वही है, एग्जाम में बैठ के सॉल्यूशन कर एग्जाम को सोल्व करेंगे और घर पे बैठे हम एग्जाम को देखेंगे ना, तो दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे इन सब के बाद आज वाली जो यूनिट रहेगी वो रहेगी, देखो क्लास 6 में जितनी सिलेबस की यूनिट थी, 7 में जितनी थी, 8 में जितनी थी, 9 में जितनी थी, वो हम कर चुके। और 10th की आज हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी। ये वाली जो यूनिट है ये है केमिकल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये वाली जो यूनिट रहेगी वो टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीजीटी दोनों के लिए, टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री दोनों के लिए ये इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। तो आपने दोनों ने देखना। 10th क्लास की फर्स्ट यूनिट ये रहेगी आपकी। इसको हम कंप्लीट एनसीईआरटी से मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी, और जो भी आपके बीच में क्वेश्चन आएंगे वो बताऊंगी। और जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आए। लेकिन ये वाली वीडियो देखो, आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की मिलेगी। अगर आपको लगता है कि 1 घंटे में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो आप इसको 2x स्पीड से देख लिया करो। अब मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर टॉपिक समझाऊंगी तो कुछ चीजें ऐसी होंगी क्या पता मैं मिस कर दूं बताने में, और वही अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ी होंगी ना तो एग्जाम के टाइम में आपको काम आ जाएंगी। तो कई बच्चों का ये होता है कि हमें तो बस मेन मेन पॉइंट बता दो। तो देखो, मेन मेन पॉइंट बताने को मैं बता दूंगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर वहां से जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ वो थ्योरी में से हो गया, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। कम से कम जितना हम पढ़ेंगे उतना, उतने में से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो वो आपका गलत नहीं होगा। इतनी मैं सिक्योरिटी आपको दे सकती हूँ। अब चीजों सारी चीजें आप पे डिपेंड है कि आप चीजों को कितना समझ पाते हो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आज हमारी यूनिट रहेगी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसी के साथ अगर आपको एस्टेट टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू चाहिए, इनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। पीजीटी कैम के कंप्लीट नोट्स चाहिए या तो पीजीटी कैम के जो पीवाईक्यू है वो चाहिए, तो भी आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। वो वाली जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसका कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये मत बोला करो कि मैम लाइन बाय लाइन मत पढ़ाया करो, क्योंकि लाइन बाय लाइन में अगर कोई चीज मुझसे भी मिस हो जाए, क्या पता बताते हुए, तो आपको दिख गई तो आपका भी भला हो जाएगा। और चीजें यहाँ पे आपको, अगर यहाँ से एनसीईआरटी की लाइन देख ली ना अपनी, तो उसके बाद ये चीज है अगर आएगी ना आपके सामने तो आपको पक्का याद आ जाएगी। तो पहले क्या दिया गया है, कंसीड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल एंड इक्वेशंस। तो ये वाला हमारा चैप्टर रहेगा। क्या दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। तो ये वाली जो सिचुएशन है वो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है। तो सोचो कि क्या होता है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। कि जो जब हम मिल्क को गर्मियों में रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, फ्रिज का प्रयोग ना करें, हम फ्रिज का यूज ना करें, तो सबको पता है कि हमारा जो मिल्क है वो सोर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। अगर हमने हमारा जो आयरन तवा होता है, पेन हो गई या नेल हो गया, तो अगर हमने इसको, है ना, ये सारी चीजें किसकी होती है, मोस्टली आयरन की होती है। और अगर हमने इसको ह्यूमिड एटमोस्फेयर में छोड़ा तो इसको क्या लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा। उसके बाद ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स हैं वो, उनका जो फर्मेंटेशन है, फूड पकाते हैं हम, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो खाना पचता है हमारी बॉडी में, वी रेस्पायर, जो हम सांस लेते हैं। तो इन सब सिचुएशन में क्या है, इन ऑल दी अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। कि जो सब्सटेंस हमने पहले लिया था ना साहब, उन सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो गई है। एज वी हैव लर्न दैट अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये वाली यूनिट आपकी 7th क्लास की थी, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। 7th की थी, पता नहीं 8th की, ये मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट डिस्कस की है।
तो आप चाहो तो देखो एस्टेट पीजीटी साइंस टॉपिक वाइज में जाके इसको देख सकते हो। सिमिलरली अगर आप केमिस्ट्री के लिए आए हो तो एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री टॉपिक वाइज में भी मैंने उसकी बहुत सारी यूनिट है पीवाईक्यू के साथ करवाई है। तो वी कैन से केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी हमारे पास केमिकल चेंज होगा, दो टाइप के चेंज वहाँ पे हमने पढ़े थे, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो मैंने एक कॉमन सी डेफिनेशन आपको वहां भी बताई थी कि फिजिकल चेंज में आप ये याद रखो कि कोई भी न्यू सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास चेंज केमिकल है तो वहां पे कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम कागज को जलाते हैं तो कागज को जलाएंगे तो वहां पे हमारे पास नए वाला सब्सटेंस मिलेगा, जो उसकी ऐश मिलेगी, हमें राख मिलेगी। और अगर हमने सबसे और जो फिजिकल चेंज कैसे बोलेंगे हम, जैसे हमारे पास हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे, जैसे हमने हमारे पास आइस थी वो सॉलिड थी, वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। लेकिन सब्सटेंस तो सेम ही है ना, यहाँ भी पानी था यहाँ भी पानी है, लेकिन सब्सटेंस तो नया नहीं मिला। लेकिन जैसे हमने कागज को जलाया तो यहाँ पे हमें नया सब्सटेंस मिला है। तो जहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा वो होंगे हमारे फिजिकल चेंज, और जहाँ पे हमें नया सब्सटेंस देखने को मिलेगा वो रहेंगे हमारे केमिकल चेंज। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। तो आप को ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी वहां पे भी हमने देखी थी कि हमने मैग्नीशियम रिबन को लिया है, और मैग्नीशियम रिबन को हम यहाँ पे जलाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज बताई गई कि हमने क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है, उसके एक सैंड पेपर के साथ रब करके। ऐसा क्यों करेंगे हम क्लीन, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैग्नीशियम हमारे पास हमने खुला छोड़ा हुआ है, उसके बाद हमारी जो एयर है उसमें ऑक्सीजन होगी। तो मैग्नीशियम रिबन में क्या होगा, उसके ऊपर जैसे ये रिबन है तो उसके ऊपर क्या होएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो जम जाएगी। तो उसके बाद ये जलने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो इसीलिए हम पहले इसको साफ करते हैं सैंड पेपर के साथ। होल्ड विद ए पेयर ऑफ टंग्स। तो इस टंग्स के साथ इसको हमने पकड़ा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, एंड बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प। एक स्पिरिट लैम्प लेके इसको जलाना है, और इस एस को एक साइनाइड इसमें हमने वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है। तो यही चीज हमें बताई गई इस एक्टिविटी में बस। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैग्नीशियम को जलाने से हमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस मिला, तो ये क्या हुआ हमारे पास, केमिकल चेंज। उसके बाद क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो आप देखोगे ना, तो इसकी जो मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा इसकी फ्लेम कैसी होगी, व्हाइट होगी। और ये किस में चेंज हो जाएगा, जल के, जैसे हमने यहाँ पे लिया था मैग्नीशियम रिबन, जल के किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे कैसे रिएक्शन लिखेंगे हम, यहाँ पे Mg+O2, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2MgO। 2 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ये वाली कंप्लीट रिएक्शन आपकी रहेगी। इट इज फॉर्म द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों की रिएक्शन से ये होती है। तो ये हमारे पास थी एक्टिविटी 1.1। अब 1.2 में देखो हमसे क्या बोला गया। तो 1.2 में क्या, टेक लेड नाइट्रेट। तो हमें कौन सा सॉल्यूशन लेना है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना, NO3 की ट्वाइस। और साथ में क्या लेना है, पोटासियम आयोडाइड उसमें ऐड करना है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वह क्या होगी, वो KNO3 और Pb, ये स्मॉल आएगा, और I2। इसको बैलेंस हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे रिएक्शन होएगी। तो यहाँ पे हमारे पास लेड नाइट्रेट है, अगर बैलेंस करना है तो आपने क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल नाइट्रेट के हमारे पास 2 आयन है। यहाँ पे बैलेंसिंग हम इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट वाला जो पोर्शन रहेगा ना उसमें सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास लेड नाइट्रेट था, यहाँ से हमें क्या मिला, पोटासियम नाइट्रेट मिला। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास पोटासियम नाइट्रेट होता है ना, इसका जो कलर होगा वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। और लेड नाइट्रेट है वो कैसा होता है, येलो होता है। तो इस वाली रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगी ना तो वहां पे कलर का चेंज भी हो सकता है। कलर का चेंज हो, जैसे हमने पहले देखा था स्टेट का चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे हमने देख लिया कलर का चेंज भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो एक्टिविटी है उसमें हमसे क्या बोला गया, उसमें कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब एंड ऐड, यहाँ पे क्या ऐड करना हमने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। तो क्या बोला गया कि जिंक हमने लेना है और उसमें HCl ऐड करना। तो यहाँ से हमारी जो रिएक्शन रहेगी ZnCl2 प्लस H2 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करोगे तो फिर वही बात आगे देख लेना, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। तो 2H और हाँ Zn एक है, तो ये वाली रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि हमें क्या मिली, H2 गैस मिली। तो इवोल्यूशन अगर गैस का हुआ है
तो भी हमारे पास वो क्या रहेगा, केमिकल चेंज रहेगा, वहां पे कुछ ना कुछ जो केमिकल रिएक्शन है वो रही होगी। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम दी अबाउट 3 एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज में हमने देखा कि वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वो चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। चेंज इन कलर हमने देखा इस वाली एक्टिविटी में। इवोल्यूशन ऑफ गैस है वो देखा हमने इस वाली एक्टिविटी में। अब गैस इवोल्व हुई है तो वहां पे टेम्परेचर भी चेंज हुआ होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर भी इसी एक्टिविटी में हुआ है। तो इन तीनों एक्टिविटी से हमें पता चला कि चेंज इन स्टेट भी केमिकल चेंज है, चेंज इन कलर भी हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, और चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। उसके बाद एज वी ऑब्जर्व changes around us we can see there is a large variety of chemical reaction taking place around us। तो जब हम अपने चारों तरफ के जो चेंजेस है ना उनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता है कि वहां पे बहुत सारी जो वेरियस केमिकल रिएक्शन होती है। इस वाले जो चैप्टर में हम इनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, केमिकल इक्वेशंस। तो देखो इसमें क्या है कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास इसके लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट जिसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, जिसको यूज करके हम रिएक्शन में आगे प्रोसीड करते हैं, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो भी सब्सटेंस हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये था रिएक्टेंट और ये था प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में एरो प्लेस की जाती है। जैसे हमारे पास देखो मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी है, तो वहां से हमने देखा कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या था, हमने मैग्नीशियम लिया था और ऑक्सीजन ली थी। तो वहां से हमें लास्ट में क्या मिला, MgO मिला। लास्ट में हमें वहां से MgO मिला। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुए, रिएक्टेंट हुए, और MgO क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। इसको वर्ड की फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन का लिखना कहलाता है। तो क्या है यहाँ पे, When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया तो इट गेट्स कन्वर्टेड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने बता दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे O2 होगा और यहाँ पे MgO हमें मिल जाएगा। इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म। तो पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसका नाम लिखा, उसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। तो ये मैंने बता दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट होंगे, और जो नया सब्सटेंस हमें मिला वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। अब एक वर्ड इक्वेशन में हम बताएंगे कि चेंज क्या होता है, कैसे रिएक्टेंट में उनके बीच में एक एरो प्लेस की जाती है, और लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। और जितने भी रिएक्टेंट यूज होंगे उनको हम प्लस साइन में करेंगे, अगर प्रोडक्ट हम एक से ज्यादा मिलेंगे तो उनको भी प्लस साइन में लिख के हम लिखेंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद प्लस साइन। तो देखो प्रोडक्ट, यही बात बताइए कि प्रोडक्ट है हमारा राइट हैंड साइड होगा और रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। द एरो हेड टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो एरो हेड है ना, ये एरो हेड वो किसकी साइड होगा, प्रोडक्ट की साइड होगा, जो क्या करेगा, रिएक्शन की जो डायरेक्शन है ना उसको शो करेगा। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन है वो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो पहले हमने वहां पे लिखा था पूरा एलिमेंट के जो नाम है ना, कंपाउंड के नाम वो लिख के दिखाए थे। अब हम कैसे कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ यूज केमिकल फॉर्मूले। वहां पे हमने वर्ड की फॉर्म में लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कि अगर हम इसको उनके केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज है। उसके बाद काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे देखो सिंपल मैंने विदाउट बैलेंसिंग अगर मैंने इक्वेशन लिखी यहाँ पे तो ये हुई। तो ये कह रहे हैं कि काउंट करो कि क्या जो नंबर है ना वो सेम रहेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम। तो यहाँ पे देखो अलग मास होगा और यहाँ पे अलग होगा, ये तो सिंपल बात है ना। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो मास तो डिफरेंट होएगा ही होएगा। तो यही चीज इसमें बोली है कि यहाँ पे जब हमने देखा तो हमारे पास जो मास है वो डिफरेंट है। अब डिफरेंट मास है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए, इस मास को इक्वल बनाने के लिए ही हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इसको बैलेंसिंग हमारे पास आती है। तो इस वाली इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमने ये लिख दी। अनबैलेंस्ड है ना, यहाँ पे मास सेम नहीं होगा, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे ये हमारे पास रही, उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे हम। तो कैसे करेंगे इसको बैलेंस, देखते हैं एक बार कैसे करते हैं। देखो इक्वेशन बैलेंसिंग के छोटे से स्टेप होते हैं, तो एक बार मैं आपको वो बता देती हूँ, उसके बाद हम बैलेंस करके एक इक्वेशन दिखाऊंगी, बाकी सारी आप अपने आप से करोगे, क्योंकि देखो मैं समझाती हूँ और एक आप चीजों को अपने हाथ से करोगे। अब ये वाली वीडियो रहेगी आपकी, जितनी मान लिया हमने 1 घंटे की रहेगी, उसके बाद 1 घंटा आपने लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि फिर से आप इसको पढ़ोगे वापस से, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद से एक बार सोल्व करके देखना, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास बैलेंसिंग के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि हमारे पास ए से मिला बी प्लस सी, हमें नहीं पता ए बी सी क्या है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास रहेगा, हमने इस ए बी सी को है ना बॉक्सेस में बंद करना है। हम बॉक्सेस में क्यों बंद करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि इनमें कोई चेंज ना हो।
मीन्स क्या कि यहाँ पे हमें किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे मैंने 2 से किया, 3 से किया, 4 से, कोफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करनी है। बाकी ओवरऑल जो केमिकल कंपाउंड होंगे, जो केमिकल फॉर्मूले होंगे, उसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि देखो H2 है और यहाँ पे O2 है, तो यहाँ से मुझे मिल गया H2O। ठीक है, ये वाली चीज तो ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया कि ये हमें मिल गया H2O, लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकती कि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O है, तो मैं इस एक O को हटा दूं। मीन्स अगर ये O2 है ना, तो इसको मैं एज इट इज ही लेके चलूंगी, इसमें मैं कोई भी चेंज नहीं लेके आऊंगी। बाकी यहाँ पे कोफिशिएंट से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ किसी से भी, बाकी इस जो ये मॉलिक्यूल है इसमें हम चेंज नहीं लेके आएंगे। तो यही बात है, पहले हम इसको बॉक्सेस में बंद करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एलिमेंट कितने होंगे, एलिमेंट कौन से होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना ABC, तो हमारे पास क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा। उसके बाद हम लिखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो भी मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम नंबर जिसके प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या है, जिस भी एटम के हमें मैक्सिमम नंबर मिलेंगे देखने को, उसको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा। और फोर्थ स्टेप क्या है, जब हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी तो उसको हम उसकी फॉर्म लिखेंगे कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में। तो ये आपको 4 स्टेप है वो ध्यान रखने। सबसे पहले हम लिखेंगे, उसको बॉक्सेस में बंद करेंगे ताकि उसके जो कंपाउंड का फॉर्मूला उसमें कोई चेंज ना हो। उसके बाद हम टेबल बनाएंगे, और जब तक ये हमारी बैलेंस नहीं होगी हम टेबल को बार बार बनाएंगे, और उसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट को लिखेंगे और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। वैसे तो देखो इस लेवल पे अगर आप एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये वाला टॉपिक है वो आपको आता मिलेगा। मीन्स इक्वेशन हम देख के ही बता देंगे, क्योंकि हमारा माइंड है उस लेवल तक पहुंच चुका होता है। ये वाली चीज होती है 10th क्लास के बच्चों के लिए, कि वो देख के नहीं बता पाते। यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, मैं उसको आपको बैलेंस करके दिखाती हूँ। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ZnSO4 हाइड्रोजन, तो क्या दिया गया है, ZH2SO4 और ZnSO4 प्लस H2। तो ये वाली हमारी इक्वेशन है वो पहले से ही बैलेंस है। तो कैसे देखोगे आप इक्वेशन बैलेंस है यानी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टेंट में कितने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो क्या क्या है, Zn है, H है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये वाली चीज है ना, आप इससे देख लिया करो, क्योंकि रिएक्टेंट में जो होंगे प्रोडक्ट में हमें सेम वही तो मिलेंगे, कोई नया थोड़ी ना बन के आएगा। तो Zn है, यहाँ पे कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। उसके बाद ये जो हमारे पास H2 है, ये H कितने यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं। S कितना है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 4। तो ये वाली इक्वेशन हमारी पहले ही बैलेंस है। बैलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बार बैलेंस का मतलब देखो कि जितने रिएक्टेंट में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही एलिमेंट हमारे पास प्रोडक्ट में भी होंगे। तो इसका मतलब ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन तो हमारे पास बैलेंस है, तो हमने ये वाली इक्वेशन देखते हैं जो हमें अनबैलेंस मिलेगी। तो देखते हैं मिलेगी क्या। तो ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई। ये है हमारे पास Fe प्लस H2O, यहाँ से हमें मिला Fe2O3 और H2। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने, इनको बॉक्सेस में बंद करना, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते यहाँ पे H2O2 लिख दिया, ऐसे आपने मल्टीप्लाई नहीं करनी है। सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाकी ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप था ये हमारा। सेकंड स्टेप में मैंने बोला था कि आप लिखो एलिमेंट, और यहाँ पे लिखो रिएक्टेंट में कितने, यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो Fe है, उसके बाद H है, उसके बाद ऑक्सीजन है। उसके बाद लिखो कि कितने कितने एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे देखो Fe के कितने हैं, 1 है, H के कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। यहाँ पे Fe के कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप क्या था कि जिसके भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उससे कोई मैटर नहीं होगा, मैक्सिमम देखना हमने। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके हैं, इसके हैं। तो इनको हमने बैलेंस करना। तो कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करें और इसकी 2 से, तभी तो दोनों जगह 6 होगा। तो हमने क्या देखा, जहाँ पे हमारे पास H होएगा ना, वहां पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना रिएक्टेंट साइड। तो Fe जहाँ पे भी H है वहां पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है रिएक्टेंट की साइड, और जहाँ पे भी H है वहां पे हमने प्रोडक्ट की साइड मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन है वो आधी बैलेंस हो चुकी है। अब हम वापस से वही से स्टेप रिपीट करेंगे। हमने लिखा एलिमेंट,
हमने लिया खा रिएक्टेंट साइड कितने, प्रोडक्ट, तो एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे, HO। Fe कितने हैं यहाँ पे 1 है, H कितने हैं यहाँ पे 3 2 जा 6 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। अब यहाँ पे देखो Fe कितने हैं 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं है हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास यहाँ पे देखो हमने कुछ मिस्टेक की है, 1 मिनट, ओके 2 लिख दिए। देखो यहाँ पे एस हमारी से गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, यहाँ पे प्रोडक्ट में है ना H पहले दिया हुआ है, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया, ये वाली चीज है, एक बार इरेज करो, सो सॉरी फॉर डेट। देखो यहाँ पे हमने, ठीक है हमने लिख दिया, 1 मिनट, तो ये सिली मिस्टेक है ना, ये तभी बोलती हूँ मैं, अपने हाथ से निकाल के देखा करो। तो यहाँ पे हमारे पास H कितने हैं यहाँ पे 2 ही हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3 है। तो देखो पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी अब इससे, तो ऐसी आपने गलती नहीं करनी है, तो इसको हम वापस से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मैक्सिमम वही फिर करेंगे हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे ना उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे 3 है, और ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिएक्टेंट साइड जहाँ भी ऑक्सीजन होगा वहां पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3H2O, बाकी कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है, Fe2O3, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा H2, बाकी कोई चेंज नहीं किया हमने, बस जहाँ पे भी H2 था, H था, ऑक्सीजन था रिएक्टेंट साइड में, वहां पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसके बाद वापस से हम लिख देंगे जितने जितने हैं हमारे पास। तो Fe कितना है 1 है, उसके बाद H कितने हैं 3 2 जा 6 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम Fe कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3 है, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 2 है, 2 है। तो अब हमारे पास ये वाला बैलेंस नहीं हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारे पास रिएक्शन जहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में H है वहां पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे ये सेम रहेगा, तो क्या किया हमने, सिंपल यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई की है। अब वापस से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम, जब तक नहीं होएगा हमारा ना यही करेंगे हम। एलिमेंट लिखे, Fe था, H था, O था, रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। तो रिएक्टेंट साइड देखो Fe कितने हैं, ये वाली इक्वेशन है ना हमारी, तो रिएक्टेंट साइड कितने हैं 1 है, H कितने हैं 3 2 जा 6 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो Fe कितने हैं 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 जा 6 है। तो उसके बाद हमारे पास एक ही रहता बैलेंस होना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल जो जहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड में Fe है ना, तो वहां पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हमारे पास बन के आई, तो वो क्या बन के आई, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक बार, 2Fe, 2Fe है ना, हाँ उसके बाद क्या आई है 2Fe, उसके बाद 2Fe, उसके बाद 3H2O, और यहाँ से हमें मिला Fe2O3, और यहाँ पे हमें मिला 3H2। तो एक बार हम मैच करेंगे कहीं हमने कुछ गलती ना की हो, तो ये हम अपनी सेफ्टी के लिए करेंगे। तो कुछ तो गड़बड़ हमने यहाँ पे की है, देखो हमारे अकॉर्डिंग है ना, हमारी ये वाली जो रिएक्शन है ये बैलेंस है। ये वाली जो इक्वेशन है ना, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे हमने Fe3O4 था और इसके प्लेस पे हमने Fe2O3 लिया है। तो ये वाली इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग हमारी बिल्कुल सही है, हम इसको गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बैलेंसिंग सीखनी थी हमें, और हमने हमने हमारी जो इक्वेशन है ना वहाँ पे यहाँ पे Fe2O3 लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी इक्वेशन को बिल्कुल अच्छे से सही एक्सप्लेन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। लेकिन एक बार वापस से मैं आपको Fe3O4 की करवाऊंगी, क्योंकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर इतना पढ़ के भी आपके मन में कोई डाउट बचा ना, फिर इस चीज का बेनिफिट नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे हमने Fe2O3 लिया, लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया है Fe3O4 H2, तो ये वाली चीज था, यहाँ पे हमने क्या ले लिया Fe2O3 ले लिया था।
तो उसको हमने हटा दिया। ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्या बैलेंस करके दिखाना है हमें, FeH2O Fe3O4 H2O दिखा देंगे इसको। जैसे सेम प्रोसेस चलेगा, बस आपको आ जाएगी, इससे ये बेनिफिट हो गया आपका। देखो वापस से करेंगे, हमने लिखा क्या, एलिमेंट रिएक्टेंट साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड कितने। तो एलिमेंट कौन से हैं, Fe है, H है, O है। तो Fe रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है, H कितना है, 2 है, और ये ऑक्सीजन कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड Fe कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और H कितना है, 2 है। उसके बाद हमने बोला था जहां पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे ना, वहां पे हमने बैलेंस करना सबसे फर्स्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जहां पे भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है वहां हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4H2O। उसके बाद क्या हो जाएगा, Fe3O4। बाकी तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, हमने तो यहाँ पे बस वही पे बैलेंस किया है जहाँ पे रिएक्टेंट साइड में। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन इतनी बैलेंस होगी, जहाँ पे भी O था ना वहां पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप रहेगा, वापस से हम यही करेंगे कि एलिमेंट कौन से हैं, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या। तो एलिमेंट है फिर से वही FeHO, और यहाँ पे है कितने कितने, रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, H कितना है यहाँ पे 8 है, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो F कितने हैं, 3 है Fe, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और H कितने हैं, 2 है। तो अब देखो मैक्सिमम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या है, 8 है ना। तो अब इसको बैलेंस करेंगे, तो जहाँ पे भी हमारे पास 2 है ना प्रोडक्ट में, जहाँ पे भी हमारे पास H रहेगा वहां पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी 8 आ पाएगा। तो क्या करना हमने, बाकी चीजों को हमने नहीं छेड़ना है, बाकी चीजें हमने सेम रखी। हमने क्या किया, जहाँ पे भी हमारे पास S था वहां पे हमने 4 से मल्टीप्लाई की है। उसके बाद वापस से यही फिर से यही स्टेप करेंगे, एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। उसके बाद क्या क्या है, FeHO। तो Fe हमारे पास यहाँ पे क्या है, कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 1 है, H कितने हैं, 8 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और H कितने हैं, 8 है, और Fe कितने हैं, 3 है। तो एक ही बच गया हमारा Fe वाला है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। जहाँ पे भी Fe मिलेगा वहां पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3Fe प्लस में 4H2O, और यहाँ पे सेम रहेगा Fe3O4 और 4H2O। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर हमारा मैच हुआ है नहीं। तो देखो मैच करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पे मैंने Fe2O3 के अकॉर्डिंग करवाया, तो Fe2O3 के अकॉर्डिंग जो हमारी बैलेंसिंग है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में Fe3O4 गिवन है, तो यहाँ पे हम Fe3O4 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो Fe3O4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे ना, तो हमारे पास क्या हुआ है, Fe3O4 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 1 4 से। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे है 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। देखो सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक बार मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने लेवल पे नहीं बताया, बस ये वाली मिस्टेक हो गई थी कि Fe2O3 मैंने लिख दिया वहां पे Fe3O4 के बजाय। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इनको बॉक्सेस में बंद करना। स्टेप 2 में क्या है, ऐसे एलिमेंट लिखेंगे और जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, 4 है। तो पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है, तो ऐसे तो हमें कोई एग्जाम तो देना नहीं, हम ऐसे लिख के दिखाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया। तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड है ऑक्सीजन दिखेगी वहां पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो तब तक हम यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने वापस से बैलेंस किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो 8 हो चुकी थी, तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया सेकंड उसके बाद। तो यहाँ पे हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास Fe बैलेंस नहीं हुआ था, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे करके आपने उनके बैलेंसिंग करनी है। लास्ट स्टेप बचता है हमारा कि उनकी स्टेट क्या होगी। तो ये हमारे पास सॉलिड है, ये गैसियस है, और ये सॉलिड, ये गैसियस है। H2 गैस है, H2 गैसेस के फॉर्म में दिया है, Fe सॉलिड के फॉर्म में। तो ये तो हमने सिंपल नोटेशन लिखनी है, लास्ट स्टेप हमारा यही होता है। तो बस यही आपने इसमें बैलेंसिंग थी, अगर आगे आएगी तो आपको समझ आ गया कि बैलेंसिंग आप कैसे करोगे। तो नोट दैट द सिंबल G is used with H2O to indicate that the reaction used in form। आप ये मत सोचना कि H2 है ना वो लिक्विड है। अगर यहाँ पे आपको गैस मेंशन करके दिया है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि H2O जो यूज हुआ वो स्टीम के जैसे यूज हुआ है।
यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपको ना बोला जाए कि उनको स्पेसिफाई करो। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर अबव इन द वन। कई बार क्या होता है कि इस एरो पे जो भी टेम्परेचर होता है, जो भी प्रेशर होता है, वो यूज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे CO और H2O को ऐड किया तो हमने CH3OH मिल गया, तो यहाँ पे प्रेशर मेंशन है, यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल है वो मेंशन है, तो यहाँ पे इन चीजों को भी कई बार लिख देते हैं, तो सिंपल बताया गया। बस आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्यों साफ करना चाहिए? क्योंकि उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी होती है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, तो उसमें जलने में उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए उसको साफ कर लेना चाहिए इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। उसके बाद सेकंड है हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड हमें मिलेगा, तो देखो हाइड्रोजन क्या होता है H2 और क्लोरीन क्या होता है Cl2, तो इसको हमने कैसे बैलेंस करना है, HCl हमें चाहिए, तो सिंपल बैलेंसिंग जो हो जाएगी, यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 SO4 की थ्राइस, यहाँ से हमें मिला बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 और यहाँ से हमें क्या मिला, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3। तो ये वाली इक्वेशन एक मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगी, बाकी अपने आप से करने। ये वाली इक्वेशन और दिखा देती हूँ मैं आपको बैलेंस करके। आपको लगेगा कि वीडियो लंबी हो गई तो आप इस वाले पोर्शन को स्किप कर देना, अगर आपको आता है ना तो फिर स्किप कर देना। कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आता इतने अच्छे से, यहाँ पे देखो ये वाली चीजें भी देखनी है आपने, तो उनके लिए ये ठीक है, वो देख लेना। अदरवाइज आपको लगता है कि हमें नहीं नीड है इसकी, तो आप छोड़ देना, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने इसको पढ़ना ही है। वो तो यूट्यूब पे स्किप का ऑप्शन होता है, तो आप वहां से आप स्किप करके छोड़ सकते हो उसको। उसके बाद नेक्स्ट देखते, एक बार नेक्स्ट वाला दिखा देती हूँ मैं। सोडियम है मीन्स क्या, Na+H2O, तो यहाँ से हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और H2। तो इस वाली इक्वेशन को आप अपने आप बैलेंस करोगे या तो यहीं पे हो जाएगी, तो फिर भी आप अपने आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे। ये वाली मैं दिखाती हूँ क्योंकि बड़ी है ये वाली थोड़ी सी, आपको ये ना लगे कि हमने कुछ सिखाया ही नहीं। तो देखो कैसे होगी ये इक्वेशन बैलेंस। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इनको बॉक्स बीच में बंद करेंगे ताकि इनमें कोई भी चेंज ना आए। सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि हम क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट क्या है, बेरियम है, उसके बाद क्या है, क्लोरीन है, उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद है सल्फर और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। तो ऐसे आपने एलिमेंट लिखने हैं। अब हम लिखेंगे रिएक्टेंट साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड कितने हैं। तो रिएक्टेंट साइड बेरियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। और यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखोगे आप, ये अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको, S3 और ये O3 4 जा 12, तो ऐसे होएगा ना। तो सल्फर कितने हुए, 3 और ऑक्सीजन कितने हुए 12। वैसे एग्जिस्ट ये ऐसे होता है, लेकिन ये तो ये बताने के लिए था कि आपके आइटम आप कैसे देखोगे, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड अगर हम देखेंगे यही चीज, तो बेरियम कितने हैं, 1 है, S कितना है, यहाँ पे देखो S कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और उसके बाद एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 3 है। अब हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, तो मैंने बोला था जो भी मैक्सिमम नंबर में अमाउंट में आपको मिलेगा सबसे पहले बैलेंसिंग उसकी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 कैसे आ सकता है, जब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करें। तो जहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन मिलेगा वहां पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देंगे कि BaCl2 Al2 SO4 की थ्राइस, और यहाँ पे क्या है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन है तो BaSO4। तो ऑक्सीजन तो हमारे पास यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और बाकी सारी चीजें एज इट इज चलेंगी। उसके बाद ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ये वाली। अब इसके लिए भी हम सेम वही चीज लिखेंगे, तो मैं इसी में लिख के दिखा देती हूँ आपको। ये हमारी बैलेंस हो चुकी है ना, तो वापिस से नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वापिस से हम देखेंगे एक बार, क्या है यहाँ पे कि बेरियम है, अब इसी वाली इक्वेशन में कितना है, 1 है, क्लोरीन कितने हैं, 2 है, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, और ये वाली चीज मैंने आपको दिखाई ही थी कि यहाँ पे ये 3 है और ये 12 है। अब प्रोडक्ट साइड की बारी आती है, तो बेरियम कितने हो गए, 3 हो गए। अब सल्फर कितने हो गए हमारे पास, यहाँ पे देखो 3 की मल्टीप्लाई तो इससे भी होगी, कितने हो गए,
3 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 3 4 जा 12 हो गए। तो ये वाली चीज बैलेंस है, ये वाली चीज बैलेंस है। और क्लोरीन देखो कितने हैं, 3 है, 3 है, और एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 है। हाँ, अब हमारे पास देखो मैक्सिमम अमाउंट है वो किसकी प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो 2 और 1 है, यहाँ पे 2 और 3 है, और यहाँ पे है 1 और 3 है। तो मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास किसकी प्रेजेंट है, अब क्लोरीन की प्रेजेंट है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या रहेगा, क्लोरीन को बैलेंस करना रहेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 हो गया, और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 हो गया। तो जहाँ पे भी हमारे पास रिएक्टेंट में क्लोरीन दिखा वहां पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ पे प्रोडक्ट में दिखा तो वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रिएक्टेंट में अगर क्लोरीन दिखा तो 3 से मल्टीप्लाई, तो क्लोरीन यहाँ पे है तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई की, इसको एज इट इज लिखो। और प्रोडक्ट में जहाँ पे भी दिखेगा वहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यही हमने किया है। अब वापस से हम एलिमेंट लिखेंगे, तो मैं इसी में लिख के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि बार बार इनको बनाएंगे ना तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन के आ चुकी है, तो अब हम वापस से लिखेंगे इनको। लिखो, बैरियम कितने हैं यहाँ पे, 3 है, क्लोरीन कितने हैं, 3 2 जा 6 है, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, सल्फर कितने हैं, 3 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 है, ये तो मैंने आपको बताई है, अभी निकाल के दिखाए थे। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड बैरियम कितने हैं, 3 है, और सल्फर कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 है, क्योंकि इस 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ऑक्सीजन 12 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे हमारे पास 2 है, और क्लोरीन कितना है, 2 3 जा 6 है। इट मीन्स क्या, देखो सारी बैलेंस है, तो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है, तो बैलेंस होकर हमारी ये वाली इक्वेशन आएगी। तो आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हो, खुद से कैलकुलेट करोगे तो इक्वेशन हमारी यही आएगी। तो देखो इतनी बड़ी इक्वेशन थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब करने ही लग गए ना किसी यूनिट को तो फिर ऐसा ही करो कि वापस से आपको वो पढ़नी ही ना पड़े। तो ये यहाँ पे हमारी ये वाली हो गई। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, फिर से वही, ये भी आप ही करोगे अपने आप, एक बार मैं बता देती हूँ। बैरियम क्लोराइड तो BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, उसके बाद है क्या मिला हमें यहाँ से, बैरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड तो NaCl। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको Ba एक है, SO4 एक है, तो यहाँ पे तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये तो मैंने बैलेंस करके भी दिखा दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH रिएक्ट विद HCl, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, NaCl और वाटर। तो ये तो पहले से ही बैलेंस है, तो इसको तो आपने बैलेंस करने की अभी आवश्यकता नहीं है, तो मैंने पूरे आपको ये करके दिखा दिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स। इसके टाइप्स क्या रहेंगे, तो देखो टाइप्स हमारे पास सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, चीजों का कंबाइन होना। मीन्स क्या कि हमारे पास जब रिएक्टेंट होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, मिलके हमें क्या देंगे, वो सिंगल प्रोडक्ट देंगे, तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। when two or more reactant combine to form a single product then it is called combination reaction। तो combination हम किसको बोलेंगे, जब हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट देंगे। आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एस्टेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नहीं होगा। तो अगर ये वाली चीज भी नहीं पता ना आपको, फिर तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, एक्टिविटी दी गई है, कुछ नहीं दिया गया इसमें। कैल्शियम ऑक्साइड हमने लेना, या तो क्विकलाइम इसको बोलते हैं, उसमें क्या करना, हमने पानी ऐड करना। तो आप देखो कि वहां पे क्या होगा, आपको वहां पे टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज मिलेगा। बस यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि अमाउंट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या दिया गया है, CaO क्विकलाइम ऐड किया गया है, और यहाँ पे H2O डाला गया, तो CaOH2 हमें मिल गया। ये फॉर्मूले आप याद रखो, पूछ लेते हैं। क्विकलाइम का क्या होता है, CaO। स्लेक्ट लाइम का क्या होता है, Ca×OH2। तो ये वाली चीजें आपने याद रखनी है। क्विक लाइम क्या होता है, CaO। स्लिक्विड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH2। तो इसमें क्या है कि जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट से हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो वहां पे हम उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब वहां पे क्या है कि सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यही मैंने आपको बताया। इसके और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, तो इनको भी देख लेना एक बार। उसके बाद क्या दिया गया है, बर्निंग ऑफ कोल, कि जब हमने C+O2 किया तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट थे, तो यहाँ पे हमें सिंगल प्रोडक्ट मिला, तो कॉम्बिनेशन हो गया। 2H2+O2 वाला एग्जांपल हो गया।
उसके बाद क्या है कि एक्टिविटी में पीछे वाली एक्टिविटी देखी है हमने वहां पे जहाँ पे हीट इवोल्व हुई है। तो जब भी हमारे पास रिएक्शन में हीट इवोल्व होती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब भी हमें रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या जब हमें हीट देनी पड़ी तो वहां पे एंडोथर्मिक होएगा, और अगर हमारे पास हीट हमें मिल रही है तो क्या हो जाएगा, वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है वो पूछा गया है। कैसे पूछा गया है कि सॉलिड से लिक्विड मिलता है और लिक्विड से गैस मिलता है, यही प्रोसेस है, रिपीट हो जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड बनता है तो हम इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, और सॉलिड से लिक्विड बदलता है तो वेपराइजेशन नहीं बोलते, मेल्टिंग बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं कि मेल्टिंग हो गई हमारी, और यहाँ पे लिक्विड से गैस में हम बोलते हैं वेपराइजेशन हो गया। और यहाँ पे गैस से लिक्विड में बदलता है तो हम बोलते हैं कि कंडेंसेशन हो गया, और यहाँ पे हम बोल देते हैं जिसे सॉलिड बदलना क्रिस्टलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली प्रोसेस दिए गए थे, तो इनमें से हमें बताना था कि कौन सा एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक है। अब देखो सॉलिड से लिक्विड जैसे ही मेल्ट होगा ना तो इन दोनों प्रोसेस में हमें हीट देनी पड़ेगी बाहर से। तो जो हमारा मेल्टिंग हो गया, इवेपोरेशन हो गया या वेपराइजेशन हो गया, वो कौन से प्रोसेस हो जाएंगे, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ी ना। अब इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कंडेंसेशन हो गया तो गैस से लिक्विड में बदलेगा तो हमारे पास हीट हमें मिलेगी। तो ये वाले दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। यहाँ से हमें हीट मिलेगी, ऊपर वाले प्रोसेसेस में हमें हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये वाले क्या हो जाएंगे, एंडोथर्मिक हीट हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड मेल्ट करेंगे तो हम हीट देंगे, तभी तो सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होएगा, और लिक्विड से गैस में बदलने के लिए भी हीट देनी पड़ेगी। तो ये हो गई एंडोथर्मिक, और ये हो गई हमारे पास एक्सोथर्मिक। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमें मिलती है तो जिसमें हीट रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और अगर हमें हीट देनी पड़ती है तो हम बोलते हैं उसको एंडोथर्मिक। ये वाला एग्जांपल दिया गया है कि CH4 को O2 से पास करोगे तो CO2 और H2O हमें मिलेगा। उसके बाद क्या कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सबसे पहले जब भी हम जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड होता है ना, वहां से भी हमें एनर्जी मिलेगी तो वो भी क्या हो गया, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो बिल्कुल होता है। कैसे होता है कि डाइजेशन हम जब हमारा होता है तो सबसे पहले जो फूड है वो सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाता है। उसके बाद जैसे हमारे पास देखो राइस हो गया, पोटैटो हो गया, इनमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो सबसे पहले वो क्या होंगे, वो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूटेंगे, ग्लूकोज में टूटेंगे। उसके बाद वो ग्लूकोज क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमें एनर्जी देगी, और वही एनर्जी हम अपने काम के लिए यूज करेंगे। तो इसीलिए जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। डाइजेशन भी क्या होता है, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो एस्टेट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं इसलिए थ्योरी करवाती हूँ कि वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 2 3 4 करके कि कौन सी बात सही है, कि यहाँ पे आपको 4 चीजें दे देंगे, इनमें से बताओ कौन सी सही है। तो अगर आपने कहीं पे भी पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगी। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो वेजिटेबल्स होती है ना, तो आप देखना आपको जहाँ पे खाद होता है, खाद डालते हैं, तो जैसे ही वहां पे आप खाद उठाओगे तो वहां पे आपको हीट सी मिलेगी। अब हमें हीट मिल रही है ना वहां से, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन है जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपने। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि जब हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा वो क्या करेगा, एक होगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट में वो टूट जाएगा, तो वहां पे हम उसको डिकम्पोज बोलेंगे कि वो डिकम्पोज हो गया। एग्जांपल के लिए बस ये आपको दिया गया है कि फेरस सल्फेट है वो फेरिक ऑक्साइड SO2 SO3 में टूट गया। इस रिएक्शन को आप इतना मत याद करना, नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या है कि इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रोड इनटू सिंपल प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट हमें मिल गए। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। कि जब हमने यहाँ पे सल्फेट के क्रिस्टल लिए थे ना, तो वहां से उसने पानी को तो हटा दिया और FeSO4 रह गया, तो वहां पे क्रिस्टल का जो कलर है वो चेंज हो गया। तो ए देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद जो फेरिक सल्फेट हमें मिला, जहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट चुका था, उसने क्या दिया, फेरिक ऑक्साइड दिया, ये दिया, ये दिया। ये तो बताया ही कि हमारे पास ये वाला सॉलिड है और ये क्या है, गैस है। उसके बाद डिकम्पोजिशन किसका दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये आप याद रख सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं, और हमारे पास ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। तो इन तीनों को याद रखना। CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, और हमारे पास CaOH क्या हो गया, स्लेक्ट लाइम, और ये जो CaCO3 है वो क्या हो गया, लाइमस्टोन। तो इन तीनों को आपने याद रखना है।
तो ये वाली चीज से किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। तो ये सेकंड वाला एग्जांपल भी किसका दिया गया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही दिया गया कि लेड नाइट्रेट है वो लेड ऑक्साइड में ओरिन में टूट गया। तो देखो हमारा थ्योरी एग्जाम नहीं है कि हमें इन रिएक्शन को रटना पड़े, तो आपने बस इन चीजों को समझना है कि अगर कहीं पे भी आएगी ना तो हम यहाँ पे कर देंगे इनको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि जब हमने सिल्वर क्लोराइड को किसकी प्रेजेंस में रखा है, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है, तो वहां से जो सनलाइट आएगी तो वो जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में इजिली चेंज हो जाएगा। और इस वाली एक्टिविटी में क्या दिया गया है, हमने 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिए हैं और यहाँ पे हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, यहाँ पे हमने पानी डाला है, उसके बाद कुछ ड्रॉप हमने यहाँ पे H2SO4 की डाली है, तो यहाँ पे SO4 की डाली है और उसके बाद हमने क्या किया है, इनको फिर और इन्वर्ट देम द ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। देखो 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं और हमने ऊपर से 2 फ्लास्क इसके ऊपर ऐसे वो इन्वर्ट किए हुए हैं, तो वहां पे आपको क्या दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे। वो बबल्स किसके होंगे, वो हमारे पास हमारी गैस के होंगे। कौन सी गैस के होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे। तो यहाँ पे देखो कैथोड एनोड का कॉन्सेप्ट आएगा। कैथोड पे क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन होता है और एनोड पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने यहाँ पे H2 लिया है, H2O लिया है ना, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा कैसे, H2O में और O2 में। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2। तो ऐसे हमारे पास इस वाली रिएक्शन में जो ये बबल्स दिखेंगे वो किसके दिखेंगे, H2 के दिखेंगे, O2 के दिखेंगे। तो हमारे पास ये वाले जो बबल्स है ना वो हमें H2 के दिखेंगे और O2 के दिखेंगे। तो यही वाली चीज इसमें बताइए कि बबल हमें दिखेंगे। उसके बाद सेम यही एग्जांपल किसका आता है, AgBr का भी आता है कि अगर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया या सिल्वर ब्रोमाइड लिया है तो इन्हीं रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज आप ये याद रखना कि ये वाली चीज किसमें यूज होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इनको बोलते हैं। ये वाली चीज होती है फोटोग्राफी में यूज होती है कि यहाँ पे हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया है तो सिल्वर क्लोराइड लिया है। और जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, इन्होंने टूटना है तो टूटने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो जो हमारी कॉम्बिनेशन थी वो एक्सोथर्मिक थी और जो डिकम्पोजिशन है वो एंडोथर्मिक रहेंगी। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना। डिकम्पोजिशन थी, डिकम्पोज है तो टूटने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। और वहां पे कॉम्बिनेशन में कंबाइन हुए थे तो वहां पे एनर्जी हमें मिली थी तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। उसके बाद देखो ये क्या है कि एक्स कंपाउंड इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो कौन सा कंपाउंड यूज होता है, CaO यूज होता है। अब इसका हमने फॉर्मूला लिखना तो लिख दिया। उसके बाद क्या है कि नेम्ड इन अबव विद वाटर। तो जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, COH2 मिलेगा जो कि हमारा स्लेटेड लाइम। उसके बाद देखो वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द अमाउंट ऑफ द अदर। तो यहाँ पे देखो जब हमारे पास जो ऊपर वाली एक्टिविटी गई जहाँ पे हमने हाइड्रोलाइसिस दिया वाटर का, तो वहां पे ये बोल रहा है कि एक गैस है वो दूसरे की डबल क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे हमने जब इक्वेशन को बैलेंस करके देखा तो हमें हाइड्रोजन की डबल अमाउंट मिल रही थी बजाय की ऑक्सीजन की। तो यही है कि हमारे पास जो ये वाली जो रिएक्शन हम इसको बैलेंस करेंगे ना तो वहां पे हमें हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो डबल मिलेगी, किससे, ऑक्सीजन से। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे हमने लिखा कि हमारे पास AB है, AB का कोई, ये हमारे पास कोई साल्ट है और A हमारे पास कोई मेटल है, तो हमने इसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल C डाल दी। तो वो क्या करेगी, इस साल्ट, ये साल्ट है ना, इसको इससे डिस्प्लेस करके अपने साथ लगा लेगी तो BC ऐसे बना लेगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। कि जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट में से उसको डिस्प्लेस कर दे तो वो हमारे पास होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप, हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और आयरन नेल हमने लगाई हुई है। तो ये वाली कॉन्सेप्ट हमारे पास फिजिकल केमिकल चेंज में भी आया था कि कॉपर सल्फेट बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। देखो ये आयरन की नेल है, एक तो क्या है कि वो हमने जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में नेल लगाई थी ना वहां से ली है, और एक आयरन नेल हमारे पास सिंपल है। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया है टेस्ट ट्यूब A में और यहाँ पे हमने लिया है रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब B। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो हमारे पास क्या हुआ है कि Fe था, उस Fe जब हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो वहां पे हमें क्या मिल गया, FeSO4 मिल गया और साथ में Cu मिल गया। तो मीन्स क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था ना वहां से Fe ने क्या किया, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस किया है। तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन हो गई। तो सिंपल यही बताया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हमने कोई थ्योरी एग्जाम नहीं देना, बस ये वाली चीज आपने ये देखनी है कि कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो जब हमने कॉपर सल्फेट में जिंक में डाला तो जिंक ने भी इसको डिस्प्लेस किया है। जब कॉपर को
कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन में हमने पीबी डाला तो पीबी ने भी इससे यहाँ से हटा दिया। कहने का मतलब क्या कि जो Fe है वो भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक है वो भी ज्यादा रिएक्टिव है, और जो लेड है वो भी क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी कि जो हमेशा ही क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एटम होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या अगर हमारे पास एक सोल्यूशन था कि हमने FeSO4 में Cu डाला है, सेकेंड था कि CuSO4 में Fe डाला है, तो एक ए स्टूडेंट था एक बी स्टूडेंट है, ये ऐसे टीजीटी साइंस में आया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्लेस हो गए, क्या होएगा, कौन सी रिएक्शन हैपन होएगी, तो यहाँ पे देखो Fe ज्यादा रिएक्टिव है बजाय कि किस Cu के, तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन है वो नहीं होगी, लेकिन इस वाली रिएक्शन में जो हमारे पास Cu है वो लेस रिएक्टिव है Fe से, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये वाली रिएक्शन हो जाएगी FeSO4 प्लस Cu। तो बस यही होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट मीन डबल कोई भी चीज है वो डबल डिस्प्लेस हुई होगी, तो मेनली यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है किसका, आयंस का। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिया ए बी और सी डी, तो यहाँ पे हमने ए को मेटल माना, यहाँ पे सी को माना, तो यहाँ पे होएगा क्या कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा आयंस का, कि बी इसके पास चला गया डी इसके पास चला गया, तो यहाँ पे ए सी हो गया और यहाँ पे बी डी हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। जैसे ये वाला एग्जाम्पल था Na2SO4 BaCl2, यहाँ से हमें मिला BaSO4 और 2NaCl, तो ये क्या था, हमारे पास म्यूचुअल एक्सचेंज था। अब यहाँ पे क्या है, छोटा सा सब्सटेंस दिया कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी लिक्विड में डिजोल्व करेंगे, तो वो सब्सटेंस है अगर वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होगा, इनसोल्यूबल रहेगा, तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। इस वाले रिएक्शन में किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, BaSO4 के प्रेसिपिटेट है वो बनेंगे। और इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। कि जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है ना, जब हमारा जो चीज हमारे पास कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाती, वो इनसोल्यूबल रह जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। फिर उसके बाद है ये कि BaSO4 है वो क्या किसकी वजह से बने, इसके पीपीटी SO4 और Ba की वजह से सिंपल डिसोसिएशन दिखाया है। यही चीज बताई गई है कि जहाँ पे एक्सचेंज होगा आयंस का रिएक्टेंट के बीच में, उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आप सिंपली समझो, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन हम वहां से हटा दें, और रिडक्शन मींस क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो वो हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन ऐड हुई है तो भी रिडक्शन होगा। अगर हमने एडिशन ऑक्सीजन का किया है तो ऑक्सीडेशन होगा, और वहां से हाइड्रोजन को हटा दिया है तो भी ऑक्सीजन होगा। तो यही है बस। यहाँ पे देखो जैसे कॉपर था, यहाँ से इसने ऑक्सीजन को लिया है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर से कॉपर, यहाँ पे हमें कॉपर ऑक्साइड मिला तो इसका क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। उसके बाद अगर हमने इसने यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया ना इस वाले सॉल्यूशन से, तो ये पूछ सकते हैं कि आपके की जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर वहां से हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, वहां पे हमें कॉपर मिल जाएगा। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर हमने ऑक्सीजन को गेन किया तो ऑक्सीजन वहां पे क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज कहलाएगा, मींस ऑक्सीडेशन होगा। इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूस कहलाएगा। कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड था ना, इसने क्या किया, कॉपर से कॉपर है वो अलग हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। हमने देख लिया ना। यहाँ पे हमने देखा कि जब कॉपर ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या था, ऑक्सीडेशन था। अब इस वाले रिएक्शन में हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड का तो हो गया रिडक्शन और हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। जब हमारे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यही चीज बताई गई है। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हट गई है। H2 ने ऑक्सीजन को गेन किया तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसने इसको गेन किया। तो ये होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यही कुछ एग्जांपल और दिए गए हैं इसके। ZnOH है तो C ने ऑक्सीजन को गेन किया तो कार्बन का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, और जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। तो सेम यही चीज हमने यहाँ पे देखनी है। उसके बाद देखो MnO2 के पास O2 के MnO मैग्नीज ऑक्साइड था ना, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन थी लेकिन इसने इसको हटा दिया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया।
और यहाँ से क्लोरीन था जो हाइड्रोजन क्लोराइड था, उसने H को हटा दिया और H ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो HCl का ऑक्सीडाइज हुआ है और MnO2 का रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे सेम चीज हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन को गेन किया या तो लूज किया है हाइड्रोजन को, तो वो ऑक्सीडाइज होगा, और सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को लूज किया और हाइड्रोजन को गेन किया तो वो रिडक्शन होगा। ये वाली चीज तो हम देख चुके। उसके बाद देखो कोरोजन क्या होता है, जब हमारे पास जो जिंक है ना उस पर डस्ट लग जाती है, रस्टिंग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में वो होता है, ब्लैक कलर का, सॉरी ब्राउन कलर का होता है, जैसे हम अपने लोहे के उस पे देखते हैं ना। तो देखो बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर, तो अगर हमने लोहे को छोड़ दिया कुछ टाइम के बाद, आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू, जब वो नए होते हैं तो वो चमक होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, उनमें रेडिश ब्राउन की एक लेयर बन जाती है पाउडर की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक तो कोटिंग करते हैं हम, और एक हम क्या करेंगे, या तो उनको पेंट करेंगे, या तो एक कोटिंग होती है, किसकी होती है, वो जिंक की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्या बोल दिया था, यार स्टेटमेंट दी गई थी और बोल दिया कि द कोटिंग ऑफ आयरन ऑन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो एक बार हम पढ़ेंगे ना तो कंटिन्यू एकदम एक्साइटमेंट में कि हमें तो आता है, हम क्या करेंगे एकदम से इसका आंसर लगाएंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जिंक की लेयर होती है आयरन पे, ना कि आयरन की लेयर हो जिंक पे। तो यहाँ पे देखो ब्लैक कोटिंग, उसके बाद क्या है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस इज मॉइस्चर एंड इट इज कोरोइडेड। तो जब भी कोई हमारे पास सब्सटेंस होता है वो मॉइस्चर एसिड की प्रेजेंस में आता है, तो वहां पे कोरोइडेड मींस जंग लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, सिल्वर पे कैसी कोटिंग हो जाती है, ब्लैक, और कॉपर पे कैसी हो जाती है, ग्रीन। तो एक इसके एग्जांपल है कोरोजन के। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कार्बोडी डैमेज होती हैं, और शिप्स, जो भी शिप्स के जो आयरन होते हैं ना वो भी टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं। तो ये वाला था हमारा कोरोजन। इसके लिए या तो हमें पेंट करना पड़ेगा या तो जिंक की कोटिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब हमारे पास जो फूड होता है ना, अगर हमने फूड है वो खुला छोड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया है, तो एक टाइम के बाद जब हम उसको खाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसका जो टेस्ट है ना वो खत्म, सोर हो चुका होगा, खट्टा हो चुका होगा, या तो रेंसिड हो चुका होगा, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो देखो जब फैट और ऑयल हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, एयर के कांटेक्ट में, तो रेंसिड हो जाते हैं, उनकी स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास क्या होता है, इसका रेंसिडिटी क्या होता है कि जो हम फैट ऑयल वाले फूड है उनको लंबे समय से के लिए छोड़ देते हैं ना, तो उसका टेस्ट में चेंज हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम जो फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दे कि उसमें एयर पास ही ना। उसके बाद देखो जैसे हम नाइट्रोजन भी ऐड करते हैं, जैसे आप चिप्स के पैकेट में देखोगे तो वहां पे क्या ऐड की जाती है, नाइट्रोजन गैस, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, वाई डज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, तो वो आप दे सकते हो अपने आप से। हमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ होगा, कौन सा रिडक्शन हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो सोडियम ने क्या किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन किया, तो सोडियम का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को हटाया है, तो इसका हुआ रिडक्शन, और हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो यही हमने बताना था। तो इसी के साथ हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है। होपफुली मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।